तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर सुबह से लगातार डाले जा रहे वोट से जुड़ी पूरी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद है। दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पर पहले चरण के चुनाव से पहले कहां पर हो गया जोरदार तरीके का बवाल। 254 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी के साथ में राहुल गांधी ने आखिरकार अपने बब्बर शेरों से की है मुलाकात। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पहले चरण के चुनाव से पहले अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों की पिछली बार मोदी वाले बयान की तरह काम करेगा और ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत हो सकती है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में मणिपुर को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी डंके की चोट पर युवा कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का समर्थन करके बता रहे हैं कि राहुल गांधी पूरी तरीके से मजबूती के साथ अपने बब्बर शेरों के साथ में खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एआई इंपैक्ट समिट में विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर जिस तरीके से बदनाम करने की एक मुहिम चलाई गई दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसके गोदी मीडिया द्वारा चलाए गए अभियान से ऐसा लग रहा था कि इतना बदनाम किया जाएगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा नहीं होंगे। लेकिन यह बात एकदम गलत साबित हुई है दोस्तों। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ में राहुल गांधी खड़े रहे और वकीलों की फौज उतारने के बाद सारे नेताओं को जेल से बाहर निकलवाया गया। और बड़ी बात यह है कि इन सारे नेताओं का केस खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया और इनसे इंदिरा भवन में मुलाकात की है। दोस्तों राहुल गांधी ने तस्वीर शेयर की है, जैसा कि तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि सारे कार्यकर्ता और युवा नेता मुस्कुरा रहे हैं। राहुल गांधी भी मुस्कुराते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहकर संबोधित करते हुए तस्वीरें शेयर करते हैं। दोस्तों 4 तस्वीरों में युवा कांग्रेस के लोगों को दिखाते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि आज युवा कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों से मुलाकात की जो अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार कर लिए गए थे। शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है, खास तौर पर जब जरूरी हो जाता है, जब देश का प्रधानमंत्री ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। मुझे और कांग्रेस पार्टी को अपने बब्बर शेरों के साहस और देशभक्ति पर पूरी तरीके से गर्व है। यानी राहुल गांधी डंके की चोट पर अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े हैं। दोस्तों बीजेपी वाले सोच रहे थे कि बदनाम करके राहुल गांधी इस मामले पर पीछे हट जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी डंके की चोट पर पहले दिन से अपने कार्यकर्ता के साथ में खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन हो या कोई प्रदर्शन हो, प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण तरीके का था और किसी भी प्रदर्शन को देखने का एक उपाय ये होता है, तरीका ये होता है कि वो प्रदर्शन क्या हिंसात्मक तरीके से किया गया था या शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था, और ये शांतिपूर्ण तरीके से किया गया प्रदर्शन था। तो डंके की चोट पर राहुल गांधी साथ में खड़े हैं दोस्तों। और अब तस्वीरें भी सामने आ गई है, इससे युवा कांग्रेस का भरोसा और ज्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व पर बढ़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा और ज्यादा मजबूती के साथ एग्रेसिव तरीके से मैदान में कूदने जा रहा है, तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी हरकत की कि अब कांग्रेस पार्टी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है दोस्तों। दरअसल अपडेट यह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेता वेणुगोपाल ने संसद भवन के अंदर जाकर संसद के अंदर स्पीकर को एक प्रस्ताव देते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव या यूं कहिए कि संसद की अवमानना का प्रस्ताव चलाने की मांग की है दोस्तों। यानी नरेंद्र मोदी ने देश की संसद का अपमान किया है, क्योंकि संसद ने जिस कानून के खिलाफ काम किया और जिस कानून को संसद ने गिरा दिया, उस कानून पर विपक्षी सांसदों के रवैये पर बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी ने एक देश को संबोधन करने का बड़ा ऐलान किया और उसमें केवल और केवल विपक्ष पर निशाना साधा गया, जबकि विपक्ष ने यह फैसला संसद भवन के अंदर लिया था दोस्तों। और संसद में किए गए किसी भी सांसद के उस कार्य की आलोचना नहीं की जा सकती जो संसद भवन ने मिलकर किया है। तो ऐसे में संसद भवन की अवमानना, सदन की अवमानना का यह पूरा मामला है दोस्तों। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी मानहानि का प्रस्ताव दिया गया केसी वेणुगोपाल के द्वारा। दोस्तों अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो ये कि दूरदर्शन पर नरेंद्र मोदी के भाषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कांग्रेस पार्टी के सांसद TN प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की है दोस्तों। उन्होंने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस मामले को लेकर कार्रवाई की अपील की है दोस्तों। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण सीधे प्रसारण दूरदर्शन और संसद टीवी पर करवाया। ये दोनों ही तरीके से सरकारी खजाने के वित्त पोषित चैनल है। सरकार के तंत्र का इस्तेमाल किया गया मैसेज को फैलाने के लिए, एक तरीके से कहे तो सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया बंगाल और तमिलनाडु के लोगों को प्रभावित करने के लिए। और चुनाव आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जमकर कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिका के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल की रात 8:30 बजे नारी शक्ति वंदन विधेयक से संबंधित राजनीतिक घटनाक्रम के तुरंत बाद भाषण दिया, जिसमें कई विपक्षी दलों के नाम को लेकर उन्होंने आलोचना की। याचिका में कहा गया है कि चुनाव अवधि के दौरान विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए सरकार की तरफ से नियंत्रित टीवी चैनलों का दुरुपयोग किया गया, पार्टी का नाम लेकर आरोप लगाए गए और इसीलिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK चुनाव लड़ रही है और नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन पार्टियों के खिलाफ निशाना साध देंगे, तो इसे साफ तौर पर चुनाव का उल्लंघन तो माना जाना चाहिए दोस्तों। डंके की चोट पर यह तो उल्लंघन है, क्योंकि जब देश को संबोधित
करने आए हैं, तो इसका मतलब तमिलनाडु और बंगाल में मैसेज भेज रहे थे, तो क्या कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? मजबूती से कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन मामला काफी गंभीर है दोस्तों, और आरपीआई एक्ट के तहत ये दर्ज किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी हर बार चुनाव आचार संहिता उल्लंघन कर करके बचाते हैं, लेकिन इस बार इस मामले पर कोर्ट को कड़ा कदम उठाना चाहिए। इससे ही देश के अंदर संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास लोगों का तब बढ़ेगा जब ऐसे मामले को लेकर कोर्ट आदेश जारी करेगा और चुनाव आयोग पर दबाव बनाएगा कि वो कार्रवाई करे। साथ साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान के दौरान हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। मंगलवार को पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर के तहसील अंतर्गत दातन विधानसभा के मोहनपुर थाना घेराव करके प्रदर्शन किया गया। पर्यटकों के लिए दीघा मंदारमढ़ी बंद कर दिया गया दोस्तों। हिंसा और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी निरंजन कुमार ने पूर्वी मिदनापुर जिले में धारा 163 लागू होने का आदेश जारी किया दोस्तों। ये प्रतिबंध वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगा, यानी पूर्वी मिदनापुर जो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर आज वोट डाला जा रहा है और 24 घंटे पहले ही जोरदार तरीके का बवाल हुआ है दोस्तों। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आज पश्चिम बंगाल में वोट तो डाले जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने एक ऐसी बात बोल दी है दोस्तों जिस कारण से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो सकता है। आपको बता दें कि जो अपडेट है वो ये कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने वो वाली गलती कर दी है दोस्तों जो 2021 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी ने एक मंच से ममता बनर्जी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दीदी और दीदी बोला था दोस्तों, जिसके बाद से पूरा बंगाल का चुनाव 2021 में पलटा था। और उसी तरीके का एक कुछ माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी के लिए साख की लड़ाई बन चुके मुकाबले में कांटे के मुकाबले में अमित शाह के बयान के बाद स्थिति बंगाल के अंदर तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको बता दें कि अमित शाह ने एक बयान दिया रैली के दौरान। अमित शाह कहते हैं कि ए दीदी कान खोल कर सुन लो, यानी दोस्तों जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसी तरीके का शब्द है जो दीदी और दीदी नरेंद्र मोदी पिछली बार कर रहे थे। और इसे बंगाल की महिला कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए अपमानजनक शब्द मानते हैं दोस्तों। और महिलाओं ने हमेशा से बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे में ममता बनर्जी के लकी भंडार योजना के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं ममता बनर्जी से जुड़ी रहती हैं दोस्तों। और ऐसे में एक बड़ा कारण मिल गया है बंगाल की महिलाओं को बीजेपी के खिलाफ वोट करने का दोस्तों, क्योंकि अमित शाह और बीजेपी के नेताओं की जो भाषा है खासकर महिलाओं के प्रति, उस भाषा को बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस तरीके का बयान अमित शाह दे रहे हैं तो ये दूर तक मैसेज पहुंचाने वाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब ये तृणमूल कांग्रेस के लोग वीडियो लोगों तक पहुंचा कर बता रहे हैं कि अमित शाह किस तरीके से ममता बनर्जी का अपमान कर रहे हैं और इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु में भी आज वोट डाला जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भारी इंतजाम किए गए हैं। 5,73,00,000 के आसपास मतदाता वोट डालने के लिए आज पूरी तरीके से एलिजिबल है दोस्तों। और ऐसे में अब जो अपडेट है वो ये कि तमिलनाडु के अंदर भी एसआईआर कराया गया है, तो यहाँ पर भी मतदान प्रतिशत में इजाफा देखने को मिलेगा। और केंद्रों की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर लगभग 3022 स्थानों पर 5,938 मतदान केंद्र है। और इस बार मुकाबला एआईएडीएमके गठबंधन और टीवीके पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी के बीच में हो रहा है दोस्तों। कौन चुनाव जीतेगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन मुकाबला जबरदस्त तरीके का है। इन केंद्रों पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हथियारबंद अर्धसैनिक बलों और तमिलनाडु विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। मतदान के दिन राज्य भर में पुलिस, अर्धसैनिक बल और अग्निशमन विभाग काम पर लगा दिए गए हैं। 1,47,000 सुरक्षाकर्मी मैदान में उतरे हुए हैं और 12,150 जवानों को भी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु में सब कुछ सही चल रहा है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी तुलना अगर आप बंगाल से करेंगे तो बंगाल में तो 2 लाख से ज्यादा सैनिक यहां से दिल्ली से भेजे गए हैं और सीएपीएफ के जवान भेजे गए हैं दोस्तों। यानी बंगाल के अंदर ज्यादातर सेना भेजी गई है ताकि चुनाव सही से कराया जाए। लेकिन तमिलनाडु के अंदर पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है, इसी का दावा करते हुए राज्य पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन राज्य पुलिस बल भी लगभग 1.5 लाख से प्लस लगाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर के अंदर हिंसा को लेकर एक बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। मणिपुर में जारी तनाव के बीच में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पुलिसकर्मी को प्रदर्शन में शामिल पाया गया। तो अब सुरक्षा बलों पर इस व्यक्ति के हमला करने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। यानी इतना बड़ा बवाल जारी है दोस्तों मणिपुर के अंदर की पुलिस वाले जो ड्यूटी पर नहीं है वह भी इस तरीके के उपद्रव में शामिल पाए गए हैं दोस्तों। थेडाम गजेंद्रो सिंह नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है। ऐसे में पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी एक अन्य व्यक्ति को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने इम्फाल ईस्ट जिले के अंदर क्रॉसिंग के पास प्रदर्शन किया। यानी सरकारी काम करने वाले लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में मणिपुर के हालात कब सुधरेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तो अभी मिलना काफी मुश्किल है दोस्तों। और नई नई तरीके की खबरें आती रहती है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी कुछ हद तक कही जा सकती है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन मिदनापुर से भी बड़ी अपडेट आती है दोस्तों, जहां पर पश्चिम मिदनापुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बाइक रैली पर हमला किया जाता है। यानी पूर्वी मिदनापुर हो या पश्चिमी मिदनापुर हो, हर जगह इसी तरीके की स्थिति है और इलाके में इस मामले को लेकर भी कार्रवाइयां की जा रही है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी कट्टर समर्थक रही और नरेंद्र मोदी के नाम से एक किताब लिखने वाली लेखिका के घर पर पुलिस के लोग पहुंच गए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाली लेखिका मधु पूर्णिमा किशोर ने अभी हाल फिलहाल के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए दोस्तों, और एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया जो वीडियो किसी और का बताया जा रहा है लेकिन मोदी के नाम पर शेयर करने का आरोप लगा। ऐसे में अब कार्रवाई करते हुए पुलिस के लोग उनके घर पर पहुंचे हैं और गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों सोशल मीडिया पर जाली खबर फैलाने और जाली यानी गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है, जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। मधु पूर्णिमा किशोर पर फर्जी और भ्रामक सोशल मीडिया सामग्री प्रसारित करने के लिए केस दर्ज किया गया। इससे पहले चंडीगढ़ में उनके आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के लोग पहुंचे थे दोस्तों, जिसमें महिला पुलिस की लोग भी थी और उनको नोटिस दिया गया था। अब नोटिस के बाद मामला दर्ज कर दिया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें मध्य प्रदेश के पिछोर से बीजेपी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनके और आईपीएस के बीच में विवाद और ज्यादा गहराने लगा है। अब आईपीएस एसोसिएशन ने विधायक लोधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है दोस्तों, और आईपीएस एसोसिएशन कर्मचारी ने दबाव बनाया बीजेपी के नेतृत्व के ऊपर दोस्तों। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस विवाद को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। यह विवाद एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें अपने बेटे का बचाव करते हुए करेरा के एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ को अपशब्द कह रहे थे विधायक। और इस मामले में आईपीएस एसोसिएशन ने एडीजी को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और विधायक के बयान को लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की अपील की है दोस्तों। और जब दबाव बना बीजेपी सरकार पर, तब नोटिस जारी करते हुए उनसे सवाल पूछा जा रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा होती है उनसे। और भीम आर्मी के लोगों ने भी इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों, और जाखड़ के खिलाफ बीजेपी नेता के रवैये को लेकर आलोचना की गई है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी की शिकायत पर 24 घंटे का टाइम देते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए बोला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नोटिस का जवाब तो 24 घंटे के अंदर दे देंगे, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ही चुनाव आयोग को दिखाई दिया? क्योंकि दोस्तों अगर आप बंगाल चुनाव में बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ के बयान को सुनेंगे तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, और मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति के खिलाफ, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसे साफ तौर पर पता चलता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही शयोनी घोष के द्वारा जो गाना गाया जाता है मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर दोस्तों, उस गाने का भी इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल और हिंदू समाज के धार्मिक स्थल को अलग अलग बताते हुए अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जो साफ तौर पर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ मामला बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और समुदायों के बीच में आपसी भावना को भड़काने के प्रयास के बावजूद योगी आदित्यनाथ के बयानों की समीक्षा करते हुए चुनाव आयोग ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जिसकी लोग उम्मीद चुनाव आयोग से करते हैं दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को 24 घंटे के अंदर बोल रहा है कि वो इस मामले पर स्पष्टीकरण दे, यानी नरेंद्र मोदी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया उस पर स्पष्टीकरण दे। हालांकि उन्होंने तुरंत अपने बयान को बदलते हुए कहा कि मैंने कभी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने कभी भी नरेंद्र मोदी को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल यानी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहा। और उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ये बयान मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं दे रहा हूं, ये तो कॉमन सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि बीच चुनाव में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, खासकर प्रधानमंत्री के खिलाफ तो ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव एक तरफा यानी पार्टी के सिंपैथी के लिए बन जाता है दोस्तों। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोला जाएगा तो उनके लिए सिंपैथी वाला बन जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों इस तरीके का बयान देंगे? उन्होंने साफ तौर पर इस बयान से अपने आप को अलग किया था दोस्तों। इसके बावजूद शिकायत दर्ज करवाई गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को अगर आप सुनेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल के अंदर उम्मीद ये करनी चाहिए कि कार्रवाई होगी, और लोग कर भी रहे हैं। लेकिन उम्मीद केवल चुनाव आयोग से की जाती है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग इस मामले पर कहीं ना कहीं कन्नी काट लेता है दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह कहते हैं कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री महिला आरक्षण के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और महिलाओं के अधिकार की बातें कर रहे हैं, उन्हें पहले इस्तीफा देकर अपने अपने राज्य के अंदर महिला मुख्यमंत्री को आगे करने की मांग करना चाहिए, यानी महिला नेत्री को आगे करके मुख्यमंत्री बनाने की मांग करना चाहिए। और ये बात एकदम सही है दोस्तों। बीजेपी के नेताओं को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। बीजेपी के पास तो कई राज्यों में सत्ता है, क्यों नहीं बीजेपी के लोग 33% कम से कम महिलाओं को मुख्यमंत्री बना देते। इसे एक
मैसेज आएगा कि बीजेपी वाकई महिलाओं का सम्मान करती है। और विश्वजीत सिंह के द्वारा दिए गए इस बयान से अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टीएमसी ने एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में तैनात एक पुलिस पर्यवेक्षक ने एक होटल के कमरे में बीजेपी उम्मीदवार के साथ में गुप्त बैठक की और अनुबंध का उल्लंघन बताया गया है। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात हुई है। पुलिस पर्यवेक्षक परमार पुरुषोत्तम दास और मगरा हाट पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार गौर सुंदर घोष के बीच में कथित मुलाकात का वीडियो पोस्ट करते हुए टीएमसी ने चुनाव आयोग से बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में सांठगांठ का आरोप लगाया। दोस्तों क्लिप में पुलिस पर्यवेक्षक को कथित मुलाकात से पहले एक होटल में प्रवेश करते हुए भी दिखाया गया है। पार्टी ने दावा किया कि चुनाव अधिकारी अगर इस तरीके से अपना आवास नहीं ले रहा है और होटल में इस तरीके से मीटिंगें कर रहा है तो इसका मतलब इसकी मानसिकता खराब है और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। और ये मीटिंग गुपचुप मीटिंग क्यों हो रही है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग चल रही है जिसे चुनाव को प्रभावित किया जाएगा और ये बात एकदम सही भी है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा का बयान आता है। दोस्तों अलका लांबा कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दे दिया था और ये काम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2022 में ही कर दिया। अगर बीजेपी वालों में हिम्मत है तो वो भी इस नियम को लागू करके दिखाए। और इतना ही नहीं, अगर आज देश में 15 लाख महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि हैं तो इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 33% महिलाओं को पंचायत में साफ तौर पर रिजर्वेशन दिया था और इसी का असर ये हुआ कि ज्यादातर महिला प्रतिनिधि आज पंचायत में मैदान में उतरी हुई है और पंचायत में उनको नेतृत्व संभालने का मौका मिल रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी ही कर पाई है। कांग्रेस पार्टी ने तो कब का ये कर दिया, 1991-92 में ही कांग्रेस पार्टी नियम लेकर आ गई थी पंचायती राज का, 33% रिजर्व्ड कर दिया था। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी की 10 लाख महिला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेंगी। इन पोस्ट कार्ड के माध्यम से महिलाओं की मुख्य मांग होगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जल्द से जल्द लागू किया जाए। ऐसे में दोस्तों महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी 10 लाख महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेगी। दोस्तों इन पोस्ट कार्ड के माध्यम से महिलाओं की प्रमुख मांग ये होगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जल्द से जल्द लागू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये खुलेआम अपील की जा रही है। दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। हम तो कब से बोल रहे हैं कि 2023 का जो आपका नियम था उसे पहले लागू करिए, लेकिन ये लोग ही बार बार कन्नी काट रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस दल देहरादून में प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से 23 तारीख को तैयार है। दोस्तों यानी आज कांग्रेस पार्टी का देहरादून में जोरदार प्रदर्शन होगा और इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देहरादून के अंदर भारी संख्या में हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज जुटाने जा रहे हैं और जोरदार तरीके का दंगल होगा। और खासकर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड जब भी अपने कोई ना कोई प्रदर्शन करती है दोस्तों तो उसका व्यापक असर देखने को मिलता है। और एक बार फिर से आपको उत्तराखंड से आज बड़ी अपडेटें देखने को मिलेंगी। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि बीजेपी ने सूरत से मतदाताओं को ला लाकर विशेष ट्रेन से ला लाकर पश्चिम बंगाल के चुनाव को डायरेक्ट प्रभावित करने की कोशिश की है और पूरा विशेष इंतजाम बीजेपी के द्वारा किया गया। ये कदम रिश्वत और अनुचित प्रभाव डालने की श्रेणी में आता है। यानी एक तरीके से सूरत बीजेपी पैसा खर्च कर रही है ताकि बंगाल बीजेपी को फायदा मिले। तो ये तो ऐसा देखा जाए दोस्तों तो चुनाव के अंदर खर्चा काउंट ही नहीं हो रहा और भारतीय जनता पार्टी जो लिमिट होता है, जो खर्चे का लिमिट होता है एक चुनाव के अंदर किसी पार्टी के लिए या फिर किसी एक कैंडिडेट के लिए, तो उसका पूरे तरीके से नियम का उल्लंघन चल रहा है। क्या इसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव में टिकट देकर लोगों से वोट की अपील करना नहीं माना जाएगा? यानी पैसे देकर किसी व्यक्ति का वोट खरीदना और किसी व्यक्ति को रेलवे का टिकट देकर उसका वोट खरीदना, क्या ये दोनों मामले एक जैसे नहीं है? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि क्या वो रेलवे का टिकट देने को एक तरीके से लोगों को लुभावने का मामला समझते हैं या नहीं समझते? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के जाम में फंस गए और शादी में शामिल हुए बिना ही वापस लौट गए। यानी बीजेपी के नेता को समझ में आ गया होगा कि वीवीआईपी के कारण किस तरीके से आम जनता परेशान होती है। अब बीजेपी के नेता भी परेशान हो गए। यानी दोस्तों बीजेपी के नेता की बेटी की शादी के लिए सोमवार को लखनऊ आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जाम में फंस गए और हालात ऐसे बने कि शादी में शिरकत किए बिना ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। बीजेपी के दिग्गज नेता का इस तरह से लौट जाना सरकार और संगठन के नेताओं के लिए किरकिरी का एक सबक बन गया। 20 अप्रैल को बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के यहाँ शादी थी। दोनों का समारोह जनेश्वर मिश्र पार्क में अलग
अलग हिस्सों में हो रहा था और बीजेपी के एमएलसी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी महेंद्र सिंह की बेटी की शादी थी, दूसरा में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की भतीजी की शादी थी। और इसी कार्यक्रम में कई सारे वीवीआईपी मूवमेंट के कारण बीजेपी के नेता को आगे नहीं जाने दिया गया। दोस्तों एक तरीके से मंत्री खुद वीवीआईपी मूवमेंट में फंस गए, तो उनको समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एक हेट क्राइम केस मामले की सुनवाई कर रहा था दोस्तों, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जुलाई 2021 में उन पर दाढ़ी और कथित मुस्लिम पहचान के कारण हमला किया गया। इसे लेकर अदालत ने सरकार से पूछा कि जांच अधिकारी शीर्ष अदालत के साथ लुका छुपी का खेल क्यों खेल रहे हैं। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से हेट स्पीच के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती है, उसी तरीके का एक मामला है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जुलाई 2021 में उन पर दाढ़ी और कथित मुस्लिम पहचान के कारण हमला किया गया। इसे लेकर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा उनका जांच अधिकारी शीर्ष अदालत के साथ लुका छुपी का खेल क्यों खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि उनका जांच अधिकारी शीर्ष अदालत के साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही याचिका पर सुनवाई की है। दोस्तों इस याचिका में एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर निष्पक्ष जांच और ट्रायल मांग की बात पर मोहर लगाने का भी दावा किया गया है। वरिष्ठ नागरिक ने दावा किया कि नोएडा के एक कथित हेट क्राइम में उनके साथ गाली गलोच और मारपीट की गई है। अब देखते हैं प्रशासन के लोग इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।